हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल एंजॉय लर्निंग साइंस। सो लास्ट वीडियो में हमने हमारे चैप्टर्स के इंट्रोडक्शन किया था कि हम आगे उन चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं उनको इंट्रोड्यूस किया था। और आज हम हमारे फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इट मीन्स कि हम इसमें ये पढ़ेंगे कि प्लांट्स को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, वो उसे कैसे यूज़ करते हैं, कैसे उसमें फर्दर प्रोसेस होता है। ओके, सो in class 6 you learned that food is essential for all living organisms. You also learned that carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals are components of food. These components of food are called nutrients and are essential for our body. सो इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में ये कह रहा है कि हमने 6th क्लास में पढ़ा है कि जो फूड है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इसेंशियल है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, मिनरल्स हैं, ये सारे जो हैं हमारे फूड के कंपोनेंट्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल हैं। और इन कंपोनेंट्स को हम कलेक्टिवली न्यूट्रिएंट्स कह देते हैं और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड. प्लांट्स कैन मेक food for themselves but animals including humans cannot. They get it from plants or animals that they eat plants. Thus humans and animals are directly or indirectly dependent on plants. सेकेंड पैराग्राफ में कह रहा है कि जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए फूड एक इसेंशियल पार्ट है, बॉडी का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन जो एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते। तो हम प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कुछ फूड ऐसे हैं जिनमें हम डायरेक्टली प्लांट इनटेक करते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनमें हम एनिमल इनडायरेक्टली एनिमल के थ्रू इनटेक करते हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स के थ्रू, ठीक है। तो आगे इसमें इन्होंने दिखाया है कि अब इन्होंने एक क्लाउड दी है जिसमें ये कह रहा है कि बूजो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब इसमें ये जो बूजो के नाम से इन्होंने एक क्वेश्चन राइज किया है कि वो ये पूछना चाह रहा है कि प्लांट्स कैसे अपना खाना बना लेते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. Plants are the only organisms that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. The raw materials are present in their surroundings. अब ये कह रहे हैं कि जो प्लांट्स हैं वो ओनली ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। हमने ऊपर भी पढ़ा कि जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। अब वो कैसे प्रिपेयर करते हैं? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स की हेल्प से वो खाना बनाते हैं। ये तीनों चीज़ें उनके फूड प्रिपरेशन का रॉ मटेरियल हैं जो उनके सराउंडिंग्स में प्रेजेंट होती हैं। द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज़, टू ग्रो, to repair damaged parts of their bodies and provide the energy to carry out life processes. अब जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ऑर्गेनिजम्स को हेल्प करते हैं उनकी बॉडी बिल्ड करने में, ग्रो करने में। जो डैमेज्ड पार्ट्स होते हैं, जैसे कभी कोई इंजरी हो जाती है तो उसको रिकवर करने में, या फिर कोई हमारा इंटरनल पार्ट डैमेज हो जाता है तो उसकी रिकवरी में अगर हमारे पास एनर्जी नहीं होगी, हमारे पास न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो हम उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और ये हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं, तभी हम अपने प्रोसेसेस को कर सकते हैं लाइफ के। Nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body. अभी कहते हैं कि जो न्यूट्रिशन है वो मोड ऑफ टेकिंग फूड है, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो फूड इनटेक करता है अपनी
एनर्जी के लिए और उसको यूटिलाइज करता है बॉडी में, तो उसे न्यूट्रिशन कहते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। अब जो ऑर्गेनिजम्स सिंपल सब्सटेंसेस से फूड प्रिपेयर कर लेते हैं उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। और जो ऑर्गेनिजम्स इसे परफॉर्म करते हैं उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमने पढ़ा, वो ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें सिंपल सब्सटेंसेस से फूड प्रिपेयर होता है। जैसे हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो उसमें हमारे सिंपल सब्सटेंसेस कौन से हुए? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और न्यूट्रिएंट्स, जो उस प्रोसेस में उन्हें हेल्प करेंगे, जो उसका रॉ मटेरियल है फूड प्रिपरेशन का। अब इसीलिए हमने जो प्लांट्स हैं उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहा। और जो एनिमल्स हैं या अदर ऑर्गेनिजम्स हैं जो खुद फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, जो प्लांट्स पर डिपेंडेंट हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उन्हें हम हेटरोट्रॉफ्स कहेंगे। हेटरोट्रॉफ्स वो होते हैं जो किसी और पर डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। अब इन्होंने एक और क्लाउड दिया है, इसमें इन्होंने पहेली के नाम से क्वेश्चन राइज किया है। शी वॉन्ट्स टू नो वाई आवर बॉडी कांट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट्स डू। अब ये इन्होंने क्वेश्चन राइज किया है कि जैसे प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं, वैसे हम क्यों नहीं बना सकते? ऐसा कौन सी चीज़ है, ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो हमारी बॉडी में नहीं हो सकता लेकिन प्लांट्स की बॉडी में होता है? ठीक है, तो अब हम नाउ we may ask why the food factories of plants are located, whether food is made in all parts of a plant or only in certain parts। अब जो प्लांट है उसमें फूड फैक्ट्रीज लोकेटेड होती हैं, ठीक है, लेकिन अब हमें ये लेकिन अब हम इस बारे में बात करेंगे कि क्या प्लांट पूरा का पूरा प्लांट ही खाना बनाता है या फिर उसके कुछ पार्ट्स उसके ऐसे हैं जिनको ये स्पेशलिटी प्रोवाइड है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स। अब प्लांट्स को उनके सराउंडिंग से रॉ मटेरियल्स कैसे मिलता है? हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। अब वो कैसे प्लांट की फूड फैक्ट्रीज को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो अब हम इन सारे क्वेश्चंस को रीड करेंगे कि क्वेश्चन के आंसर्स को फाइंड आउट करेंगे कि ये क्या होता है, कैसे होता है। नाउ फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। अब जिस प्रोसेस की हम बात कर रहे थे कि प्लांट्स में जो प्रोसेस होता है वो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। पूरा प्लांट नहीं फूड फैक्ट्री होता, सिर्फ उसके जो लीव्स हैं वो होते हैं फूड फैक्ट्रीज। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ। इसीलिए जो फूड बनाने का सारा रॉ मटेरियल है वो लीव्स तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। Water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves। जो वाटर और मिनरल्स हैं वो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, तो जो रूट्स हैं वो उन्हें एब्जॉर्ब करके फिर लीव्स के पास ट्रांसपोर्ट करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन through the tiny pores present on the surface of leaves. These pores are surrounded by guard cells. Such pores are called stomata। Okay, तो अब इन्होंने कहा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एयर में प्रेजेंट होती है, ठीक है, और वो लीव्स में जो टाइनी पोर्स हैं उनसे
उनके सरफेस से एंटर करती है। इन पोर्स को गार्ड सेल्स कहते हैं, सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स हैं, और इन पोर्स को स्टोमेटा कहते हैं। अब इन्होंने बॉक्स में दिया हुआ है सेल्स। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। अब ये कह रहे हैं कि जो बिल्डिंग्स हैं वो ब्रिक्स से बनती हैं, हमें पता है, ठीक है, लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो टाइनी यूनिट्स हैं बॉडी बिल्डिंग की, वो सेल्स हैं। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। आप इनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इनको माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी करते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। कुछ सिंगल सेल होते हैं, उन्हें यूनिसेलुलर कहते हैं। कुछ मोर देन टू और मोर देन टू सेल्स के बने होते हैं, उनको मल्टी सेलुलर कहते हैं। तो सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। दिस सेल इज एनक्लोज्ड बाय ए थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। अब ये जो आपको ये वाइट लेयर, ब्लैक वाइट लेयर दिख रही है पतली सी, इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। मोस्ट सेल्स हैव ए डिस्टिंक्ट सेंट्रल लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। और ये सेल के अंदर ये जो आपको सर्कल्स दिख रहे हैं, हर एक सेल में आपको एक एक सर्कल दिख रहा होगा, उसे न्यूक्लियस कहते हैं। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय ए जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और इसमें ये जो फ्लूइड है सारा, जो न्यूक्लियस के अराउंड सारा लिक्विड है, इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। अब इन्होंने एक और क्लाउड दिया है, इसमें बूजो वांट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स रीच द लीव्स। अब इसमें ये कह रहा है कि जो वाटर और मिनरल सॉइल में प्रेजेंट हैं वो कैसे रूट्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उसको लीव्स के पास पहुंचाते हैं। So water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the root, stem, branches and leaves. अब ये कहते हैं जो वाटर और मिनरल्स हैं वो लीव्स के पास ट्रांसपोर्ट होते हैं वेसल्स के थ्रू, जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं पूरी प्लांट बॉडी में, रूट से स्टेम, फिर ब्रांचेस, फिर लीव्स। दे फॉर्म ए कॉन्टिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीव। अब ये कॉन्टिन्यूस पाथ फॉर्म करते हैं, कॉन्टिन्यूस पाथ बना होता है ये, सो दैट जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो वाटर मिनरल्स हैं, वो लीव तक पहुंच सके। दे आर कॉल्ड वेसल्स, इन्हें वेसल्स कहते हैं। You will learn more about transport of materials in plants in chapter 11. अब इसकी जो डिटेल है कि कैसे ये सारा ट्रांसपोर्ट होता है, ये हम चैप्टर 11 में पढ़ेंगे। अब इन्होंने एक और क्लाउड दिया है पहेली के नाम से। अब ये इसमें क्वेश्चन राइज कर रहे हैं। पहेली wants to know what is so special about the leaves that they can synthesize food but other parts of the plant cannot। अब इसमें एक क्वेश्चन राइज कर रहे हैं कि क्यों सिर्फ लीव्स में ही ऐसा क्या है कि वही फूड प्रिपेयर कर सकते, सिंथेसिस कर सकते हैं, बाकी प्लांट पार्ट नहीं कर सकते। अब इसको हम आगे रीड करते हैं। अब इसमें इन्होंने कहा है कि द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। अब लीव्स के पास एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, ठीक है। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसिस फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब ये जो पिगमेंट है ये लीव्स को हेल्प करता है, एनर्जी देता है उन्हें सनलाइट एब्जॉर्ब करने की, ताकि वो उस सनलाइट को यूज़ कर सकें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को फूड में कन्वर्ट करने के लिए।
Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis. Photo means light, synthesis मतलब prepare. अब ये कहते हैं क्योंकि ये प्रोसेस सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस में हो सकता है, इसीलिए हम इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं. अब फोटोसिंथेसिस दो वर्ड से बना है. फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू प्रिपेयर. अब जो सनलाइट की प्रेजेंस में फूड प्रिपेयर होगा, प्रिपरेशन होगी, उसे फोटोसिंथेसिस कह देंगे. सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of synthesis of photosynthesis. So इसका कंक्लूजन ने ये निकाला कि क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये चारों इसेंशियल हैं, नेसेसरी हैं फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने के लिए. It is a unique process on the earth. The solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food. अब कहते हैं ये अर्थ का सबसे यूनिक प्रोसेस है. जो सोलर एनर्जी है वो लीव्स कैप्चर करते हैं और उनको स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड. द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इसीलिए जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए. कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या आप अपनी लाइफ को इमेजिन कर सकते हो अगर फोटोसिंथेसिस ना हो? इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड. The survival of almost all living organisms directly or indirectly depends upon the food by the plants. ये कह रहे हैं कि जो फोटोसिंथेसिस के बिना फूड ही नहीं होगा. अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो फूड नहीं होगा. तो जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हैं बिकॉज ऑफ फूड, तो उनकी भी लाइफ की गारंटी हम नहीं दे सकते. ठीक है. बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स इज़ प्रोवाइडेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. अब कहते हैं जो ऑक्सीजन इतना इसेंशियल पार्ट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सर्वाइवल का, वो भी तो फोटोसिंथेसिस से आता है. इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ. अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो लाइफ कैसे सर्वाइव होगी, सर्वाइवल कैसे होगा ऑर्गेनिजम्स का. बिसाइड्स लीव्स, फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, इन ग्रीन स्टेम्स, ग्रीन ब्रांचेस. ठीक है. अब कहते हैं लीव्स के अलावा और भी पार्ट्स में प्लांट के फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है, जैसे स्टेम है, ब्रांचेस हैं, लेकिन उनका ग्रीन कलर होना चाहिए क्योंकि क्लोरोफिल बहुत इम्पॉर्टेंट है सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए. द डेजर्ट प्लांट्स हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन. दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. अब कहते हैं डेजर्ट प्लांट्स में जहाँ पे जो लीव्स हैं वो स्केल और स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स के हैं ताकि जो लॉस ऑफ वाटर है वो कम हो, ट्रांसपिरेशन कम हो. तो इसीलिए वहाँ पे जो ग्रीन स्टेम्स हैं, ग्रीन स्टेम्स होती हैं प्लांट्स की, जिसमें फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है. Okay. Now during photosynthesis, chlorophyll contains cells of leaves. In the presence of sunlight, use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. अब इसमें कह रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेन्स सेल्स ऑफ लीव्स. ठीक है. क्लोरोफिल लीव्स के सेल्स कंटेन करता है जिसमें
in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. जिसमें जो सनलाइट की प्रेजेंस में वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करता है. द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन. अब इन नीचे इन्होंने इक्वेशन दी है. कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर in the presence of sunlight the chlorophyll converted into carbohydrate and oxygen. ठीक है. अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्टेंट्स हो गए और कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन प्रोडक्ट्स हो गए. ठीक. अब नीचे इन्होंने ये डायग्राम दी है. ये डायग्राम है. ये लीफ है. ये लीफ का एक सेक्शन है जिसमें इन्होंने ये क्लोरोफिल दिखाया है. ये क्लोरोफिल दिखाया है इन्होंने लीव्स में. ठीक है. ये गार्ड सेल्स हैं. ये गार्ड सेल्स के बीच में जो स्पेस है, ये जो पोर्स हैं, ये स्टोमेटा है. ठीक. अब इन्होंने ये गार्ड सेल्स भी दिखाए हैं. गार्ड सेल्स इन्होंने बड़े करके दिखा दिए. अब ये पूरा गार्ड सेल है. इसकी ये जो पोर है ये स्टोमेटल ओपनिंग है. ये स्टोमेटा हो गया. ठीक. ये सराउंडिंग सेल्स हैं, ये गार्ड सेल्स हैं. अभी इस पूरे को क्या कहेंगे? स्टोमा. आगे चलते हैं. ठीक. अब लाइट एनर्जी. अब इन्होंने डायग्राम दिखाई है. ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है. सनलाइट है. ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में है. ये कार्बन डाइऑक्साइड गई. ये सनलाइट एब्जॉर्ब हुई क्लोरोफिल से. ठीक है. ग्रीन लीव्स है, इनमें क्लोरोफिल है. इसने कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट एब्जॉर्ब की. अभी रूट्स ने वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब किए और ये ट्रांसपोर्ट हुए ऊपर लीव्स के पास. और जब इसका प्रोसेस हो गया, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होगी, तो ये ऑक्सीजन एक्सक्रीट आउट हो गई. ऑक्सीजन प्लांट से बाहर निकल गई. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड. द presence of starch in leaves indicates the occurrence of photosynthesis. Starch is also a carbohydrate. अब कहते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ड्यूरिंग ऑक्सीजन रिलीज होती है वो हमने यहाँ देखी. कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक हुआ, ऑक्सीजन आउट. ठीक है. और जो ये लीव्स का इंडिकेशन है, ये स्टार्च प्रेजेंट होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. ठीक है. और जो स्टार्च है वो भी कार्बोहाइड्रेट ही होता है. अब इन्होंने एक और क्वेश्चन राइज किया. बूजो हैज ऑब्जर्व्ड सम प्लांट्स विद डीप रेड, वायलेट और ब्राउन लीव्स. He wants to know whether these leaves also carry out photosynthesis. अब बूजो ने कुछ प्लांट्स ऑब्जर्व किए जिसका डीप रेड, वायलेट या ब्राउन कलर है लीव्स का. अब वो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं या नहीं. अब इसके बेसिस पे उन्होंने एक एक्टिविटी दी है. टेक 2 potted plants of the same kind. Keep one in the dark or in the black box for 72 hours, means 3 days, and the other in sunlight. एक को डार्क में रख दो, एक को सनलाइट में रखो. परफॉर्म आयोडीन टेस्ट with the leaves of both the plants
एज यू डिड इन क्लास 6। सेम टेस्ट परफॉर्म करना है जैसे क्लास 6 में किया था आयोडीन के लिए। रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स रिकॉर्ड करो। नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर kept in the dark in the sunlight for 3 to 4 days and perform the iodine test again on its leaves. Record your observations in your notebook. अब कहते हैं जिस प्लांट को डार्क में रखा था उसे सनलाइट में रख दो 3-4 डेज़ के लिए, फिर आयोडीन टेस्ट करो, फिर जो आपका रिज़ल्ट होगा उसे रिकॉर्ड करो। अब द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल, द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर। Photosynthesis takes place in these leaves also. अब हमें क्या रिजल्ट मिला कि leaves other than green also have chlorophyll. जो ग्रीन कलर के अलावा लीव्स हैं उनमें भी क्लोरोफिल होता है, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ रेड और ब्राउन कलर पिगमेंट्स, जो रेड और ब्राउन कलर दिख रहे थे हमें, उन पिगमेंट्स ने कवर कर दिया ग्रीन को मास्क एज अ मास्क, ठीक है। लेकिन फोटोसिंथेसिस उन लीव्स में भी परफॉर्म होती है, भले ही उन्होंने ग्रीन कलर को हाइड कर दिया हो लेकिन फोटोसिंथेसिस उनमें भी परफॉर्म होती है। ये हमारे जो रिजल्ट्स हैं उनमें उनके लीव्स को दिखाया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। You often see slimy green patches in ponds or stagnant water bodies. आपने स्लाइमी ग्रीन पैचेस देखे होंगे पॉन्ड्स में, और स्टेगनेंट वाटर बॉडीज़ भी देखी होंगी, मतलब स्टैंडिंग वाटर जो कहते हैं खड़ा पानी, कहीं पे गड्ढा बन जाता है वहाँ पे पानी खड़ जाता है, ठीक है। These are generally formed by the growth of organisms called algae. अब जो उसमें ग्रीन कलर के पैचेस आते हैं वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम एल्गाई कहते हैं। कैन यू गेस वाई एल्गाई आर ग्रीन इन कलर? क्या आप गेस कर सकते हो कि एल्गाई का ग्रीन कलर क्यों होता है? दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर। इनमें क्लोरोफिल होता है जो इन्हें ग्रीन कलर देता है, और ये भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। You have just learned that plants synthesize carbohydrates through the process of photosynthesis. आपने अभी पढ़ा कि जो प्लांट्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, ठीक है। The carbohydrates are made of carbon, hydrogen and oxygen. Carbohydrates three elements से बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। These are used to synthesize other components of food such as proteins, fats. ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये दूसरे दूसरे फूड कंपोनेंट्स को प्रिपेयर करने में भी उनकी सिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं, जैसे प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, ठीक है। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस विच कंटेन नाइट्रोजन। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन? लेकिन कहते जो प्रोटीन्स हैं वो तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, तो प्लांट्स में नाइट्रोजन कहाँ से आती है? आगे बढ़ते हैं। रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। ने पढ़ा था ने कि जो नाइट्रोजन है वो बहुत लार्ज अमाउंट में गैसियस फॉर्म में एयर में प्रेजेंट होती है, ठीक है। हाउ प्लांट्स कैन नॉट However, plants cannot absorb nitrogen in this form.
लेकिन प्लांट्स इस फॉर्म को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते नाइट्रोजन की। सॉइल हैज़ सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट नाइट्रोजिनस गैसेस नाइट्रोजन इनटू ए यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। अब कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ स्पेशल काइंड ऑफ बैक्टीरिया हैं जो उस गैसेस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और उसको ऑक्सीजन उसको सॉइल में रिलीज़ कर देते हैं ताकि वो रूट्स के थ्रू प्लांट्स तक पहुंच जाए। These are absorbed by the plants also with water। जो वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं रूट्स के थ्रू, उसी में नाइट्रोजन यूजेबल नाइट्रोजन भी एब्जॉर्ब हो जाती है। Also you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil। आपने देखा भी होगा कि जो फार्मर्स हैं वो सॉइल में नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर्स भी ऐड करते हैं। In this way the plants fulfill their requirements of nitrogen also with the other constituents। इसी तरह बाकी रिक्वायरमेंट्स के साथ जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है वो भी प्लांट्स की फुलफ़िल हो जाती है। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। इसीलिए और जब उनकी नाइट्रोजन की कमी, नाइट्रोजन मिल जाता है उन्हें, तो फिर वो आगे प्रोटीन्स और विटामिन्स में परफॉर्म कर लेते हैं क्योंकि वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स। अब हमने तो एक फोटोसिंथेसिस पढ़ा कि वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। अब बाकी फॉर्म्स भी तो होंगी, बाकी मोड्स भी तो होंगे जिससे जो प्लांट्स हैं वो न्यूट्रिशन ले सकें। ज़रूरी थोड़ी ना कि सारे प्लांट्स ही फूड फॉर्म करते हों। There are some plants which do not have chlorophyll। अब जिनके पास क्लोरोफिल ही नहीं है वो फूड कैसे सिंथेसिस करेंगे, ठीक है, वो फूड सिंथेसिस नहीं कर सकते। अब हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिशन। अब वो सर्वाइव कैसे करते हैं, उन्हें न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है। लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। दे यूज द और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब कुछ प्लांट्स, अब जो प्लांट्स के पास क्लोरोफिल नहीं होता, ठीक है, वो अपना फूड सिंथेसिस नहीं कर सकते, इसीलिए उन प्लांट्स को भी हेटरोट्रॉफ्स कहा जाता है। अब ह्यूमंस और एनिमल्स की तरह कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो फूड नहीं प्रिपेयर कर सकते, वो दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, तो वो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, ठीक है। अब इन्होंने ये फोटो दी है, ये अमरबेल है, ठीक। अब इसमें ये जो ऑन होस्ट प्लांट, ये होस्ट प्लांट पे है, ठीक है, क्योंकि अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते। अब हम आगे बढ़ते हैं। As you see in picture 1.5, do you see a yellow wirely branched structure twining around the stem and the branches of a tree? This is a plant called Cuscuta अमरबेल। अब ये जो इसमें येलो पार्ट है, ठीक है, अब ये जो इसमें ये येलो दिखाई दे रहा है, ये कस्क्यूटा है जिसे अमरबेल कहते हैं, ठीक है। ये एक पैरासाइट है जो अपने होस्ट प्लांट पर लिव करता है। आगे बढ़ते हैं। It does not have chlorophyll. It takes ready-made food from the plant on which it is climbing. The plant on which it climbs is called the host, since it deprives the host of valuable nutrients. अब इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता कस्क्यूटा के पास, तो ये रेडीमेड फूड लेता है दूसरे प्लांट से।
अब जिस प्लांट के ऊपर ये सरवाइव कर रहा है वो होस्ट हो गया, ठीक है। उसके होस्ट के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो फूड है, वो ये लेगा, ठीक है। कस्क्यूटा इज कॉल्ड पैरासाइट। अब जिस प्लांट के ऊपर ये सरवाइव कर रहा है वो होस्ट हो गया, जो प्लांट कर रहा है वो पैरासाइट हो गया। आर वी and other animals also a kind of parasites? You should think about it and discuss with your teacher. क्या हम और जो बाकी हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स, हेटरोट्रॉफ्स, क्या हम भी पैरासाइट्स हैं? अब इस पर आपको सोचो और अपने टीचर के साथ डिस्कस करो। अब इन्होंने ये एक और क्वेश्चन राइज किया। पहली वांट्स टू नो वेदर मॉस्किटोज, बेडबग्स, लाइस एंड लीचेस दैट सक अ ब्लड फ्रॉम अ बॉडी आर ऑल्सो पैरासाइट्स, ठीक है। अब ये कहते हैं कि जो ये लाइस है, बेड बग्स हैं, ये भी तो हमसे ब्लड लेते हैं, तो ये भी पैरासाइट्स हुए। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स? क्या आपने कभी सुना है या देखा है कि जो प्लांट्स, कुछ प्लांट्स जो एनिमल्स ईट करते हैं, जो एनिमल्स को खाते हैं? देयर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम। इज इट नॉट अमेजिंग? अब कुछ प्लांट्स हैं ऐसे जो एनिमल्स को, इंसेक्ट्स हैं, उन्हें ट्रैप करते हैं और उन्हें डाइजेस्ट करते हैं। इज इट अमेजिंग? सच प्लांट्स में बी ग्रीन और ऑफ अदर कलर। कुछ ग्रीन होते हैं, कुछ सम अदर कलर्स के होते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। अभी इन्होंने पिक्चर प्लांट दिया है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है इंसेक्टिवोरियस प्लांट का। जो प्लांट्स इंसेक्ट्स खाते हैं उन्हें इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स कहते हैं। अब ये इसके लिड है, ये प्लांट है, ये इसके लिड है। अब इसके लिड ओपन है इस टाइम पर, यहाँ पे कोई इंसेक्ट आएगा इसके माउथ में तो ये लिड क्लोज कर देगा और इंसेक्ट ट्रैप हो जाएगा और फिर इसे डाइजेस्ट कर लेगा, ठीक है। द पिक्चर लाइक or jug-like structure is the modified part of the leaf. The apex of the leaf forms a lid which can open and close the mouth of the pitcher. Inside the pitcher there are hairs which entangle the trapped insect. The lid closes and the insect is trapped. The insect is killed by the juices secreted in the pitcher and its nutrients are absorbed. Such insect-eating plants are called insectivorous plants. ठीक है। अब हम फिगर पर आते हैं। अब ये पिक्चर प्लांट है, ठीक है, जो एक लीफ की तरह, एक लीफ ही है लेकिन ये इंसेक्ट्स ईटिंग है। लीफ का मॉडिफाइड है, मॉडिफाइड लीफ है ये, ठीक है। ये इसकी लिड है, इस टाइम इसका माउथ, ये माउथ है, ये माउथ इसका ओपन है। अब इसमें कोई इंसेक्ट आएगा तो ये लिड क्लोज हो जाएगी और इसके इनसाइड बॉडी में हेयर्स होते हैं जहाँ पे इंसेक्ट ट्रैप हो जाता है। और जैसे इंसेक्ट आता है वो ट्रैप होता है तो इसके जो वॉल है, इनर वॉल है बॉडी की, वो कुछ जूसेस सिक्रेट करते हैं जिससे इंसेक्ट तो मर जाता है लेकिन उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट डाइजेस्ट कर लेता है। इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो? क्या ये पॉसिबल है कि कोई प्लांट अपने सारे रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स सॉइल से नहीं ले सकता? उसको सॉइल से नहीं मिल सकते जिस सॉइल में वो ग्रो कर रहा है। अब आगे इन्होंने एक और क्वेश्चन राइज किया। बुजो इज कन्फ्यूज्ड इफ द पिक्चर प्लांट इज ग्रीन एंड कैरिड आउट फोटोसिंथेसिस देन व्हाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट्स? अब एक क्वेश्चन राइज हुआ है कि पिक्चर प्लांट तो ग्रीन कलर का है, ठीक है, और वो फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म कर सकता है, तो क्यों वो इंसेक्ट पर फीड कर रहा है? अब आगे हम पढ़ेंगे saprophytes. Now what are saprophytes? You might have seen packets of mushrooms sold in the vegetable market. आपने वो मशरूम के पैकेट्स देखे होंगे जो
सब्जी मंडी में मिलते हैं, ठीक है। यू मे हैव ऑल्सो सीन fluffy umbrella-like patches growing in moist soils or on rotting wood during the rainy season। और आपने फ्लफ़ी अम्ब्रेला लाइक पैचेस भी देखे होंगे जो मॉइस्ट सॉइल्स और रूटिंग वुड में राइज हो जाते हैं रेनी सीजन के टाइम पे, जैसे ये अभी इन्होंने पिक्चर में दिखा रखी है, ठीक है। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि इन्हें कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए और उन्हें वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं, ठीक है। अब ये हैं पैकेट ऑफ मशरूम्स, ए मशरूम ग्रोइंग ऑन डिकेड मटेरियल। जो मशरूम है वो डेड और डिके मैटर पे ग्रो करता है। Now next question, Bujo wants to know how these organisms acquire nutrients। इन organisms को nutrients कहाँ से मिलते हैं? They do not have mouths like animals do। इनके पास mouth भी नहीं होता। They are not like green plants as they lack chlorophyll। ये ग्रीन प्लांट्स की तरह भी नहीं होते क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। एंड कैन नॉट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस से फूड भी नहीं ले सकते, प्रिपेयर कर सकते। अब इसके बेसिस पर इन्होंने एक और एक्टिविटी दी है। नाउ टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्टन इट विद वाटर, लीव इट इन ए मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2-3 days एंड और until fluffy patches appear on them। ठीक है, अब इन्होंने ये एक्टिविटी दी है। इसमें क्या करना है, एक ब्रेड का पीस लेना है, उसे गीला करना है पानी में, ठीक है, और उसे एक वार्म प्लेस पर 2-3 days के लिए रख देना है। और 2-3 days ना सी जब तक उस पर वो ग्रीनिश पैचेस नहीं बन जाते तब तक रखना है, ठीक है। और उसके बाद उसे ऑब्ज़र्व करना है। जब उसमें वो पैचेस आ जाएंगे तो उसे ऑब्ज़र्व करना है। आप क्या ऑब्ज़र्व करोगे कि ब्रेड के ऊपर फंगी ग्रो कर गई है। दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगाई, दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट है। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर is called saprotrophic nutrition। Such organisms which saprotrophic mode of nutrition are called saprotrophs। अब इसमें क्या दिखा रहे हैं कि हमने एक ब्रेड ली, ठीक है, उसे गीला किया और उसे वार्म प्लेस पर 2-3 days के लिए छोड़ दिया अनडिस्टर्ब्ड। उस पर क्या रिजल्ट आया कि फंगी ग्रो हुई। अब ब्रेड है वो डेड डिके मैटर है, ठीक है। अब उसमें तो कोई लिविंग पार्ट नहीं है, ठीक है। अब ऐसी ऑर्गेनिजम्स जो डेड और डिके मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं उन्हें सेप्रोट्रॉफ्स कहते हैं। और इस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब मशरूम्स जो हैं वो सेप्रोट्रॉफ्स हुए और उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो सेप्रोट्रॉफिक हुआ क्योंकि वो डेड और डिके मैटर पर से अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, उस पर ग्रो कर रहे हैं। फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। जो फंगस है वो पिकल्स में भी आ जाती है, लेदर क्लोथ्स पे भी आ जाती है और दूसरे मटेरियल्स पे भी जो हॉट और ह्यूमिड वेदर में ज़्यादा देर के लिए छोड़े जाते हैं, ज़्यादा देर के लिए रह जाते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मेनेंस ऑफ फंगी इन योर हाउस। अब रेनी सीज़न में क्या होता है, क्योंकि मॉइस्चर होता है एयर में बहुत ज़्यादा, तो अगर आप कोई चीज़ बाहर छोड़ दोगे जैसे पिकल है या कोई लेदर का क्लोथ है, कोई ऐसी चीज़ है, आप उसे बाहर छोड़ दोगे तो उसमें फंगी ग्रो कर देगी और वो उसे डैमेज कर देगी,
अब इस बारे में आप अपने पेरेंट्स से भी बात कर सकते हो कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो फंगस के लगने से डैमेज हो जाती हैं। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन एयर व्हेन दे लैंड ऑन wet and warm things, they germinate and grow. Now can you figure out how we can protect our things from getting spoiled? अब कहते हैं जो फंगल स्पोर्स हैं वो एयर में ही होते हैं, तो जब ये वेट और वार्म थिंग्स के कांटेक्ट में आते हैं ये वहाँ सेटल डाउन होते हैं, वहाँ जर्मिनेट करते हैं, ग्रो करते हैं और उन थिंग्स को स्पॉइल कर देते हैं। अब आप इस चीज़ को, कंटेमिनेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, कैसे आप अपने थिंग्स को स्पॉइल होने से बचा सकते हो, ठीक है। अब इसमें ये पहले इन्होंने क्वेश्चन राइज किया कि पहेली इज़ कीन टू नो वेदर हर ब्यूटिफुल शूज विच शी वोर ऑन स्पेशल ओकेजन्स वर स्पॉइल्ड बाय फंगी ड्यूरिंग द रेनी सीजन। She wants to know how fungi appear suddenly during the rainy season. अब पहेली ये जानना चाहती है कि जो उसके ब्यूटीफुल शूज़ हैं जो सिर्फ वो स्पेशल ओकेजन पे पहनती है, क्या फंगी उन्हें स्पॉइल कर देगी, या फिर और जो फंगस है वो कैसे सडनली रेनी सीजन में राइज हो जाती है। Okay, Bujo says once his grandfather told him that his wheat fields were spoiled by the fungus. Bujo ने बताया कि एक बार उसके ग्रैंडफादर ने बताया था कि उनके जो गेहूं के खेत थे, जो वीट फील्ड्स थे, उसको फंगस ने स्पॉइल कर दिया था। He wants to know if fungus cause diseases also. अब वो बूझो ये जानना चाहते हैं कि क्या जो फंगस है वो डिजीज़ भी कॉज कर सकते हैं। पहेली टोल्ड हिम दैट मैनी फंगी लाइक यीस्ट एंड मशरूम्स आर यूजफुल। जो फंगस हैं, तो पहेली ने बताया कि जो कुछ फंगस हैं जैसे यीस्ट है, मशरूम्स हैं, वो हमारे लिए यूज़फुल है, बट सम फंगी कॉज डिजीज़ इन प्लांट्स एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ठीक है। कुछ जो हैं वो मेडिसिन्स में भी यूज़ होती हैं, कुछ फंगस है वो मेडिसिन्स में भी यूज़ होते हैं, मतलब कि जो फंगस है वो गुड, कुछ फंगस गुड है, कुछ फंगस बैड है। नाउ सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। फॉर एग्जाम्पल, सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स. The plants provide nutrients to the fungus and in return the fungus provides water and certain nutrients. अब कुछ हैं जो कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिलेशनशिप में रहते हैं, जैसे कि फूड, कोई उसे फूड देता है तो वो कोई उससे शेल्टर देता है, वो ऐसे रिलेशनशिप में रहते हैं, तो उसे सिम्बायोसिस कहते हैं। अब इसमें हम फंगस के एग्जांपल ले सकते हैं कि फंगस है वो प्लांट्स के रूट्स में रहती है, जिससे जो प्लांट्स है तो उसे न्यूट्रिएंट्स मिलता है, ठीक है, लेकिन फंगस प्लांट से उसे शेल्टर मिल गया, ठीक है, और फंगस जो है वो प्लांट को रूट्स में से वाटर और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके ट्रांसफ़र करती है। In organisms called lichens, a chlorophyll containing partner which is an algae and a fungus living together. The fungus provides shelter and water and minerals to the algae, and in return the algae prepares and provides food to the fungus. अब हमने सिम्बायोसिस पढ़ा, अब एक और है लाइकन्स। अब लाइकन्स में क्या है, क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर्स होते हैं ये, जिसमें जो फंगस है, ठीक है, वो तो उसको एल्गी को, जिसमें फंगस और एल्गी इकट्ठे रहते हैं, जिसमें फंगस जो है वो एल्गी को शेल्टर, वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करेगी। इन रिटर्न जो एल्गी है वो उससे वाटर और मिनरल से फूड प्रिपेयर करके फंगस को फूड देगा, ठीक है।
अब आगे हम स्टडी करते हैं हाउ दीज न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन दी सॉइल, कैसे जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी होती है। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इन दी फील्ड्स और गार्डन्स यूजिंग दैम इन लॉन्स और इन पॉट्स? डू यू नो वाई दिस इज़ डन? क्या आपने कभी देखा है कि जो फार्मर्स हैं वो अपने फील्ड्स में या फिर गार्डनर्स हैं वो गार्डन्स में फर्टिलाइज़र स्प्रेड करते हैं? क्यों होता है ये प्रोसेस क्यों किया जाता है? ताकि यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, सो देयर अमाउंट्स इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग. Fertilizers and manures contain nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc. These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrient requirement of plants. अब एक हमने पढ़ा कि जो प्लांट्स हैं वो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स लेते हैं, ठीक है। अब जैसे जो प्लांट्स हैं वो टाइम टू वो तो अपने न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स लेते रहेंगे। अब इससे क्या होगा, जो सॉइल में उनकी क्वांटिटी, उनका अमाउंट डिक्लाइन होता रहेगा न्यूट्रिएंट्स का। अब उससे हमें फुलफिल रखना है, तो जो फर्टिलाइजर्स हैं उनमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस या ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो प्लांट्स हैं वो हेल्दी हों, वो उनकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल होती रहे, तो हम सॉइल को ऐसे रिप्लेनिश करते रहते हैं। यूजिंग क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल becomes deficient in nitrogen. You learned that though nitrogen gas is available in plenty in the air, plants cannot use it in the manner they can use carbon dioxide. ठीक है। अब जो प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, इससे तो सॉइल में नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी। पर हमने ये भी पढ़ा है कि एनवायरनमेंट में जो नाइट्रोजन कंटेंट है वो मैक्सिमम है, लेकिन प्लांट्स उस कंटेंट को यूज़ नहीं कर सकते। प्लांट्स तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जो नाइट्रोजन है वो उन्हें सोलुबल फॉर्म में चाहिए होती है, इसलिए हम जो फर्टिलाइज़र्स हैं और मैन्योर्स हैं वो सॉइल में ऐड करते हैं, ताकि उनका जो नाइट्रोजन कंटेंट है वो फुलफ़िल होता रहे। और इन मैन्योर्स में, फर्टिलाइज़र्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को यूज़फुल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। बट द राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ऑन फूड, पर जो राइजोबियम है वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता, इसलिए वो रूट नड्यूल्स में, वो पीस के, ग्राम के, मूंग के, बीन्स के, रूट्स के, लेगुमिनस प्लांट्स के, जो लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स में, रूट नड्यूल्स में राइजोबियम रहता है, जिससे वो उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करके उनसे फूड लेता है, ठीक है। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया, ठीक। दिस एसोसिएशन इज ऑफ great significance for the farmers. They can reduce the use of nitrogenous fertilizers where leguminous plants are grown. तो इसमें क्या हुआ, जो फार्मर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, जिससे फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो लेगुमिनस प्लांट्स में स्प्रेड नहीं करने पड़ते, क्योंकि अगर उसमें पहले ही रूट नड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया है तो वहाँ आपको फर्टिलाइज़र स्प्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो नाइट्रोजन कंटेंट को वैसे ही फुलफिल रखेगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पल्सेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लेगुमिनस प्लांट्स, जो बहुत सारी पल्सेस हैं, मोस्ट ऑफ द पल्सेस आपको लेगुमिनस प्लांट से मिलती हैं, ठीक है। इन दिस चैप्टर यू लर्नड दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर autotrophs. Only a few plants are parasitic or saprophytic.
they derive nutrition from other organisms. All animals are categorized as heterotrophs since they depend on plants and other animals for food. Can we say that the insectivorous plants are partially heterotrophs? ठीक है, अब इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि जो प्लांट्स हैं, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स वो ऑटोट्रॉफ्स हैं, ठीक है, बट कुछ जो है वो पैरासिटिक हैं जो दूसरे प्लांट्स पर सर्वाइव करते हैं, और सेप्रोट्रॉफिक हैं जो डेड और डिकेड मैटर पे ले करते हैं, डेड और डिकेड मैटर पे सर्वाइव करते हैं। और जो ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, वो तो सारी और हेटेरोट्रॉफ्स हैं क्योंकि वो अपने फूड के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंडेंट हैं। तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं वो पार्शियल हेटेरोट्रॉफ्स हैं क्योंकि वो भी तो इंसेक्ट्स पर अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड करते हैं। अब आगे इन्होंने कीवर्ड्स दिए हैं। ऑटोट्रॉफ्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, क्लोरोफिल जो रिक्वायर्ड पिगमेंट है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट और कन्वर्जन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इनटू फूड, ठीक है। हेटेरोट्रॉफ्स जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, होस्ट हैं जिनके ऊपर दूसरे प्लांट्स सरवाइव करते हैं, इंसेक्टिवोरियस हैं जो इंसेक्टेटिंग प्लांट्स हो गए, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट जो रिक्वायर्ड होते हैं हमारी बॉडी के एक काइंड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन है जिससे हमें मोड ऑफ फूड टेकिंग जिससे हमें एनर्जी मिलती है। पैरासाइट हो गए जो होस्ट पर फीड करते हैं। फोटोसिंथेसिस हो गया जिस प्रोसेस से फूड प्रिपेयर होता है। सेप्रोट्रॉफ्स जो डेड और डिके मैटर पर सर्वाइव करते हैं। सेप्रोट्रॉफिक हो गया जो एनिमल्स वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो डेड और डिके मैटर से लिया जाता है। स्टोमेटा ये पोर्स हैं जो लीव्स में प्रेजेंट होते हैं फॉर द गैसेस एक्सचेंज। सो व्हाट यू हैव लर्नड फ्रॉम द चैप्टर, all organisms need food and utilize it to get energy for growth and maintenance of their body. सारे organisms food पर depend होते हैं for the energy which is used in growth or maintenance of body. Green plants synthesize food for themselves by the process of photosynthesis and they are called autotrophs, ठीक है। और पैरासाइट्स लाइक कस्क्यूटा दे फीड ऑन होस्ट, ठीक है। सम प्लांट्स यूज केमिकल सब्सटेंसेस लाइक सिंपल केमिकल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स टू सिंथेसिस देयर फूड, ठीक है। क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट आर एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। Complex chemical substances such as carbohydrates are the products of photosynthesis. Solar energy is absorbed by the chlorophylls present in the leaves or plants. Oxygen is produced during photosynthesis. Oxygen released in photosynthesis, it is utilized by living organisms for their survival. Many fungi derive nutrition from dead and decaying matter. They are saprotrophs. A few plants and all animals are dependent on others for their nutrition and are called heterotrophs. So, I hope you are able to understand each and every line of the chapter. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।